25 जनवरी 2011 तहरीर चौक, कायरो। अरब जागरण में क्रांति की भावना से प्रेरित मिस्र वासियों ने बड़ी संख्या में आजादी की मांग करते हुए एक श्रृंखला शुरू की, जिससे राष्ट्रपति होस्नी मुबारक की लगभग 30 साल की सेना तानाशाही का पतन हुआ। 4 साल बाद सालगिरह पर तहरीर स्क्वायर एक बार फिर लोकतंत्र के नारे से गूंज रहा था, एक नए सैन्य तानाशाह के खिलाफ। किस्मत से उसी दिन इटली के एक पीएचडी छात्र 28 वर्षीय जूलियो रेजिनी अपनी गर्लफ्रेंड को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा, मैं एक जन्मदिन पार्टी के लिए जा रहा हूँ। और वो कायरो की डोकी मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने ही वाले थे जब अचानक जूलियो रेजिनी, चलो हमारे साथ। उनके दोस्त जो एक कैफे में उसका इंतजार कर रहे थे, यार जूलियो कहाँ है, अब तक तो उसे पहुंच जाना चाहिए था। उन्होंने उससे संपर्क करने की बहुत कोशिश की, एसएमएस किया, कॉल किया, लेकिन कोई फायदा नहीं। जवाब न मिलने पर वे पुलिस के पास गए। सर, हमारा दोस्त लापता है। रेजिनी कुछ ही महीने पहले कायरो आए थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपने डॉक्टरेट का शोध करने के लिए। दिल से वामपंथी वे अरब स्प्रिंग की क्रांतिकारी भावना से बड़े खुश हुए जब उन्होंने ये सब देखा ब्रिटेन के लीड्स विश्वविद्यालय में छात्र की हैसियत से। मुबारक के गिरने के बाद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए। अरब जगत में एक दुर्लभ था जहां मोहम्मद मोरसी इस्लामावादी पार्टी मुस्लिम ब्रदरहुड के नेता विजयी बने। खुद एक रूढ़िवादी मोरसी ने एक नए संविधान द्वारा देश को सख्त इस्लामी बनाना चाहा और इसलिए उन्होंने खुद को पूरा नियंत्रण सौंपने की कोशिश की, जिससे वो न्यायपालिका को नजरअंदाज कर सकें। जनरल अब्देल फताह अल सीसी को शक था कि ऐसा होने से सेना पर पाबंदी लगाई जाएगी और उन्होंने एक सैन्य तख्ता पलट में मोरसी को हटाया। अपनी चाल को सही ठहराने के लिए अस्पष्ट आशंकाओं का उपयोग किया। यदि हम उग्रवाद के खतरों को काबू में नहीं लेते तो हम अगले सीरिया, लीबिया या इराक बन सकते थे। बात बिगड़ते देखने के बावजूद रेजिनी ने अपने दिल को दिलासा दिया, यह क्रांतिकारी प्रक्रिया का हिस्सा है। कुछ समय तक रेजिनी ने सीसी की सरकार पर बारीकी से नजर रखी और दूर से मिस्र की राजनीतिक और आर्थिक प्रवृत्तियों का अविश्लेषण करता रहा। लेकिन जब वो कायरो आया तो उसने देखा कि निश्चित रूप से सीसी के तहत शहर एक कठोर जगह में बदल गया था। ये मुबारक से बदतर है, बाजार सरकारी एजेंटों से भरे हुए हैं। देश की संसद में 2/3 सीटें सीसी के समर्थकों से भरी हुई थी और जेलों में भरे हुए थे उसके विरोधी, ज्यादातर मुस्लिम ब्रदरहुड के सदस्य, जहां मोरसी भी बंद थे, जिनका जून 2019 में वहीं देहांत हुआ। हर कोई संदेह के दायरे में था, प्रेस को चुप करवाया गया और वकीलों और पत्रकारों को नियमित रूप से परेशान। मोहम्मद अली जैसे विपक्षी नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तारी के डर से देश छोड़कर भाग गए। एक्टिविस्टों को सरकार द्वारा उठाकर मारे जाने की अफवाहें भी चल रही थी। यहाँ तक कि विदेशी भी सुरक्षित नहीं थे। अल जजीरा के ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार पीटर ग्रेस्टे को 13 महीनों की जेल दी गई, राष्ट्रीय सुरक्षा पर आंच लगाने के आरोप में। एक फ्रांसीसी छात्र को लोकतंत्र के कार्यकर्ता का इंटरव्यू लेने के लिए तड़ी पार कर दिया गया। रेजिनी खुद पतली जमीन पर चल रहा था। वो रास्ते के कबाड़ियों और यूनियन कार्यकर्ताओं के साथ मिलता जुलता था, वही लोग जिन्होंने 2011 में मुबारक को गिराने में अहम भूमिका निभाई। उनका विश्वास जीतने के लिए उनके साथ रास्तों का खाना खाया। इसके बावजूद रेजिनी को फिर भी खतरों का अंदाजा था। एक बार उसने अपने मित्र से इकबाल किया, कितनी अफसोस की बात है, सब जानते हैं कि क्या तमाशा चल रहा है। लेकिन रेजिनी को अपना डर नहीं था। उनके हिसाब से उनका पासपोर्ट उनकी रक्षा के लिए काफी था। बस एक ही डर था कि अपना अनुसंधान पूरा करने से पहले उन्हें कैम्ब्रिज वापस न भेजा जाए। वो क्या जानते थे कि मिस्र की खुफिया एजेंसियां उन पर शक करने लगी थी। रेजिनी के पीठ पीछे उनके अपार्टमेंट की तलाशी भी ली गई, जहां वो एक दोस्त के साथ रहते थे। वो जहां भी गए उनका पीछा किया जाता था, जिसे भी मिले, जहां भी गए। पुलिस बाद में उस जगह पर छापा मारती थी। दिसंबर 2014 में जब रेजिनी ने कायरो में ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं की एक बैठक में भाग लिया, तब उन्होंने हिजाब पहनी एक महिला को अपने सेलफोन के साथ उनकी तस्वीर लेते हुए नजर आई। इस घटना ने उन्हें हिलाकर रख दिया। फिर उनके मुख्य संपर्क और स्ट्रीट वेंडर यूनियन के प्रमुख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ रिश्तों ने एक अजीब मोड़ ले लिया। अब्दुल्ला ने वो 10,000 पाउंड मांगे जो रेजिनी संघ की मदद के लिए एक ब्रिटिश एनजीओ से लेना चाहते थे। मुझे अपनी बीवी की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए, उसे कैंसर है। मिश मुमकिन, ये नामुमकिन है, मैं एक छात्र हूँ। ब्रिटिश फाउंडेशन व्यक्तिगत कारणों के लिए पैसे नहीं देंगे। 2 हफ्ते बाद रेजिनी लापता हुए। उनके दोस्तों ने उनकी खोज के लिए एक ऑनलाइन तलाशी शुरू की, #वेरिसगुलियो के साथ। कायरो में इटली के राजदूत मॉरिजियो मसारी ने मिस्र के कई अधिकारियों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन केवल झूठे आश्वासन पाए।
सबसे डरावनी मुठभेड़ शक्तिशाली आंतरिक मंत्री के साथ हुई, जिसने मसारी को 6 दिन तक इंतजार करवाया उन्हें मिलने से पहले। मैगी अब्देल गफ्फार सुरक्षा सेवाओं के 40 वर्षीय दिग्गज के पास कायरो की सड़कों पर मुखबिरों की एक सेना थी। हमें आपकी मदद की जरूरत है। हम नहीं जानते कि वो कहाँ है। लेकिन अगले दिन जब इतावली राजदूत एक समारोह की मेजबानी कर रहे थे, मिस्र के उप विदेश मंत्री होसाम जकी राजदूत के पास गए। एक लाश मिली है। उसी सुबह कायरो अलेक्जेंड्रियाई हाईवे में एक बस ड्राइवर ने खाई में किसी का बेजान शव पाया। वो रेजिनी था। जब इतावली डॉक्टरों ने ऑटोप्सी में बदन की छानबीन की तो ये पता लगा कि रेजिनी को संभवतः 4 दिनों की अवधि में पैरों के तलवों पर मारा गया, साथ ही पिटाई हुई, जलाया गया और चाकू तक के घाव मिले। यातना की हद इतनी बुरी थी कि रेजिनी की मां केवल उसके नाक की नोक से उसे पहचान पाई। अहमद नेगी, जो शुरुआत में रेजिनी हत्या जांच की देखरेख कर रहे थे, उन्होंने साफ साफ बात की। उन्हें धीरे धीरे तड़पा के मारा गया। शायद पुलिस का भी हाथ इसमें हो सकता है। हम सभी संभावनाएं खोजेंगे। लेकिन बाद में धुन बदल ली। हर बार अपराधी नहीं पकड़ा जाता ना, हमें अभी इंतजार करना होगा। इंशाअल्लाह देखेंगे। मिस्र की पुलिस ने तो स्वीकार तक नहीं किया कि उनकी हत्या हुई थी। हमारा मानना है कि रेजिनी कार दुर्घटना में मारे गए। जल्दी ही मिस्र की राज्य नियंत्रित मीडिया और समाचार पत्रों में अजीब अजीब साजिशें सुनाई देने लगी। ऐसा लगता है कि रेजिनी समलैंगिक था और उसके प्रेमी ने उसकी हत्या की। ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक ड्रग एडिक्ट थे, जिनका मुस्लिम ब्रदरहुड ने मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया। वो एक विदेशी जासूस था जो या तो CIA या MI6 के लिए काम कर रहा था। लेकिन इटली के फीमिचेलो गांव में जहां उनकी पैदाइश हुई थी, कोई इन कहानियों को मानने को तैयार नहीं था। इस छोटे गांव में रेजिनी के अंतिम संस्कार के लिए 3000 से अधिक लोग शामिल हुए। इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री माटेओ रेंजी दृढ़ संकल्प से भरे थे। हम तभी रुकेंगे जब हमें सच्चाई का पता चलेगा। असली सच्चाई सुविधाजनक सच्चाई नहीं। तब तक 7 इतावली पुलिस की टीम कायरो पहुंच चुकी थी जांच में मदद करने के लिए। लेकिन मिस्र की पुलिस उनके रास्ते में बाधा डालती गई। हमें घटना के दिन का टेलीफोन रिकॉर्ड चाहिए। माफ कीजिए, ऐसा मुमकिन नहीं। ऐसा करने से हमारे नागरिक के निजी जिंदगी में दखल होगा। फिर उन्हें महसूस हुआ कि सारे गवाहों को उनके पास सिखाकर भेजा गया था और रेजिनी के अपार्टमेंट के पास मेट्रो स्टेशन से CCTV फुटेज गायब थी। इतालवी अधिकारी इस बात से भी चिंतित थे कि इतालवी दूतावास में काम करने वाले मिस्र के लोग मिस्र की सुरक्षा बलों के अंदर की बातें बता रहे थे। लेकिन मिस्र की सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव रोजाना बढ़ रहा था और उन्हें मामला तमाम करने की जरूरत थी। फिर 24 मार्च 2016 के दिन कायरो पुलिस ने एक मिनी वैन पर गोलियां चलाई, जिसमें बैठे 5 लोग क्रिमिनल कामों से जुड़े थे। उनसे संबंधित एक अपार्टमेंट छापे में पुलिस को रेजिनी का पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड और स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड मिला, जबकि राज्य मीडिया ने बताया रेजिनी के हत्यारों की पहचान कर ली गई है। दिल्ली में शूटिंग की खबरों पर संदेह जताया गया। #NonSeCredo मुझे विश्वास नहीं होता ट्विटर पर फैलने लगा। कोई आश्चर्य नहीं कि घटनाओं का सिलसिला जल्द ही टूटा। उन आदमियों को बेरहमी से मारा गया। एक को तो भागते हुए गोली मारी गई, बाद में लाश को वैन में अंदर डाला गया। फोन रिकॉर्ड से पता चला कि गैंग के सरदार तारिक अब्देल फतह कायरो से 60 मील उत्तर में थे जिस समय रेजिनी का अपहरण हुआ था। इस घटना के तुरंत बाद मिलान का एक समाचार पत्र कोरेरा डेला सेरा ने 735 लापता मिस्त्रियों की सूची प्रकाशित की, जो पिछले 8 महीनों से या तो जेल में पड़े थे या जिन्हें गायब कर दिया गया था। मिस्र की मीडिया इस खबर से शर्मिंदा हुई और आखिरकार उसने अपनी आवाज को उठाने की हिम्मत दिखाई। मामला शुरू से ही गलत तरीके से संभाला गया। यहाँ तक कि अल अहराम, जिन्हें सीसी शासन के करीब माना जाता है, उन्होंने भी सरकारी लाइनों को छोड़ा। एक समय ऐसे लग रहा था कि मिस्र कभी सच्चाई को सामने नहीं आने देगा। इतना तक कि इटली ने भी अपने पुलिस कर्मियों को वापस बुला लिया था और प्रतिवाद में अपने राजदूत मस्सारे का मिस्र से रोम तबादला कर दिया। इस सब ने इटली और मिस्र के बीच राजनयिक संबंधों को तनाव में डाल दिया, जो दोनों के लिए नुकसानदेह था। मिस्र इटली का सबसे बड़ा हथियार खरीदार था, जबकि इटली को मिस्र के तेल की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन इटली ने दबाव बनाए रखा था और समय की बात थी कि कौन पहले पलक झपकाएगा। अंततः में मिस्रियों ने हार मान ली। 2018 में रोम की यात्रा के उपरांत मिस्र के मुख्य अभियोजक नबील सदीक ने सबके सामने खुलासा किया। NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को शक था कि रेजिनी एक जासूस था और उस पर वे निगरानी रखने लगे। अगले कुछ महीनों में उन्होंने इटालियंस को फोन रिकॉर्ड, 5 मुख्य गवाह बयान और एक वीडियो प्रदान किया। रेजिनी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनका मुख्य संपर्क मोहम्मद अब्दुल्ला NSA का ही मुखबिर था।
उन्होंने छिपे कैमरे से अनुदान राशि के बारे में अपनी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी और अपने हैंडलर मेजर शरीफ मगदी इब्राहिम अब्दुल को सबूत सौंपा। बहुत अच्छा अब्दुल्ला, तुम्हें इनाम मिलेगा। एनएसए समझते थे कि रेजिनी अनुदान द्वारा यूनियनों के माध्यम से सामाजिक अशांति फैलाने की कोशिश में थे। जनवरी 2021 में इतावली अभियोजकों ने मेजर शरीफ पर अपहरण, हत्या और गंभीर शारीरिक जुल्म का आरोप लगाया। गवाह के अनुसार 2017 में केन्याई अधिकारी से बातचीत के दौरान मेजर शरीफ ने रेजिनी के खिलाफ कार्रवाई करने की डींगे मारने की गलती की। वायर टैप से पता चला है कि वो तहरीर स्क्वायर के पास एक पार्टी में जाने की योजना बना रहा था। पहुंचने से पहले ही हमने उसे उठवा लिया। रोम में मेजर शरीफ की गैर मौजूदगी में मामला कोर्ट में दर्ज किया जाएगा। अगर दोषी पाया गया तो इटली उनके प्रत्यर्पण की मांग कर सकता है, लेकिन मिस्र शायद ऐसा नहीं होने देंगे, केवल इसीलिए कि रेजिनी विदेशी था और इतावली सरकार ने हार नहीं मानी, जिसके कारण मिस्र में अन्य अपहरण की खबरें सामने आई। लेकिन रेजिनी के विपरीत उन्हें अभी तक न्याय की झलक तक नहीं मिली। बिस्बो की शायरी। क्रांतिकारी सोच के रेजिनी ने चुकाए दाम, तानाशाही शासन ने किया उनका काम तमाम। होता है यही सदा, है इतिहास गवाह, दबा देते विरोध को निरंकुश तानाशाह।